हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो संसद के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात अपन करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में अपन पढ़ा था। उसके विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया था। आज हम बात करने वाले हैं जो संसद के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं उन सभी पदाधिकारियों की हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। साथ ही जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो एक जो महासचिव होता है दोस्तों, उसी महासचिव की हम चर्चा करेंगे। फिर बाद में उसके निर्वाचन है, उसकी पद मुक्ति है, रिजाइन लेटर, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले बात करें लोकसभा के अंदर दोस्तों दो पदाधिकारी होते हैं। एक होता है दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। इसके बाद में राज्यसभा की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो राज्यसभा में एक सभापति होता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो पदेन सभापति होता है, एक दोस्तों उपसभापति होता है दोस्तों। और दोस्तों दोनों ही, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस में एक महासचिव होता है दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं कि लोकसभा महासचिवालय का प्रमुख होता है जो महासचिव, और राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख होता है महासचिव दोस्तों। तो इन सभी के बारे में दोस्तों बारी बारी से हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा सिर्फ अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा हम और भी लेंगे, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति होते हैं दोस्तों, उनकी बात अपन आज इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों उनका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो तथा राज्यसभा का उपसभापति हो, यहाँ पर हम दोस्तों सभापति की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम तीन जो पद होते हैं, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, उनका निर्वाचन दोस्तों सदस्यों द्वारा ही आपस में साधारण बहुमत से उनका निर्वाचन किया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो इसके पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में दोस्तों अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा में दोस्तों सभापति का पद होता है और एक उपसभापति का पद होता है। लेकिन हम बात करेंगे कि जो सभापति होता है दोस्तों राज्यसभा में, वो दोस्तों जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो एक पदेन सभापति के रूप में यहाँ पर एक पद पर काम करता है। लेकिन हम इन तीनों की बात अपन करें, यानी कि अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और उपसभापति, यानी कि लोकसभा के अंदर दोस्तों, जैसे हम कहें आज वर्तमान में लोकसभा के अंदर दोस्तों 543 यानी कि 543 कैंडिडेट्स होते हैं, और राज्यसभा में 245 होते हैं। उन्हीं में से दोस्तों अध्यक्ष को चुना जाता है, उपाध्यक्ष को चुना जाता है और उपसभापति को चुना जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बात बताई है कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन दोस्तों उन सदस्यों द्वारा आपस में एक क्या, यानी कि साधारण जो बहुमत होता है, यानी कि जो साधारण बहुमत के द्वारा ही उनका निर्वाचन किया जाता है दोस्तों। तो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों इनके बारे में। तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, ये तो निर्वाचन हो गया। अब थोड़ा सा हम इनकी पद मुक्ति की बात अपन कर लेते हैं। देखिए, अब आप बोलोगे सर शुरू में ही आपने पद मुक्ति की आपने बात कर ली, लेकिन दोस्तों एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम इस लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति उनके बारे में थोड़ा सा और भी ले रहे हैं। फिर हम इन सभी के बारे में एक एक के बारे में अलग से हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पद मुक्ति, देखिए अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति की पद मुक्ति कैसे हो सकती है, यानी कि पद का समाप्त कैसे हो सकता है। देखिए पहले तो अध्यक्ष की बात अपन कर लेते हैं। एक तो देखिए अध्यक्ष है वो सदस्यता समाप्त होने पर, यानी कि इसका पद मुक्त कैसे होते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त होने पर या वो रिजाइन लेटर देकर, यानी इस्तीफा देकर दोस्तों। ठीक है, तो इस्तीफा किसको देगा दोस्तों, अध्यक्ष। देखिएगा सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा, जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन लेटर देगा, और उपाध्यक्ष होगा दोस्तों वो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो एक तो अध्यक्ष की जो पद मुक्ति कैसे हो सकती है, एक तो खुद सदस्यता समाप्त होने पर या इस्तीफा देने पर। दोस्तों इस्तीफा किसको देगा, अभी मैंने आपको बताया था, जो उपाध्यक्ष को संबोधित करके 14 दिन पूर्व सूचना देकर बाद में प्रभावी
प्रभावी बहुमत से उसको पद से हटाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर अध्यक्ष है, अध्यक्ष अपना रिजाइन लेटर देगा किसको, उपाध्यक्ष को, तो 14 दिन पहले उसको सूचित करेगा और फिर बाद में उसको रिजाइन लेटर देगा। ऐसे हम कहेंगे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो दोस्तों उपाध्यक्ष का पद मुक्त यानी कैसे होगा, एक तो उसकी सदस्यता समाप्त होने पर या उसको इस्तीफा देने पर। अभी मैंने आपको बताया कि इस्तीफा किसको देगा, रिजाइन लेटर किसको देगा, अध्यक्ष को संबोधित करेगा 14 दिन पहले और उसको इस्तीफा देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप 14 दिन पहले जिसको भी इस्तीफा देगा यानी कि रिजाइन लेटर देगा तो उसको सूचित करेगा 14 दिन पहले। तो याद रखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखें उप सभापति यानी उप सभापति की बात करें तो उस उप सभापति में वही बात आएगी, यानी कि सदस्यता समाप्त होने पर उसका पद मुक्त होगा और वो इस्तीफा देगा दोस्तों। इस्तीफा किसको देगा दोस्तों, सभापति को देगा, यानी कि जो सभापति होगा, इसका मतलब उपराष्ट्रपति को सभापति अपना इस्तीफा देगा, लेकिन उसको भी 14 दिन पहले उसको सूचित करने के साथ ही वो दे सकता है। तो इन तीनों के बारे में याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी आपको समझ में आया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति का पदमुक्त कैसे हो सकता है। तीनों का तो एक तो क्या है कि सदस्यता समाप्त होने पर और तीनों ही रिजाइन लेटर देकर। तो अध्यक्ष तो किसको देगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष रिजाइन लेटर किसको देगा, अध्यक्ष को, और उप सभापति किसको देगा, जो हमारा वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति, उसको वो रिजाइन लेटर देगा। बट ये तीनों ही 14 दिन पहले सूचित करेंगे, यानी कि 14 दिन पहले सूचित करके फिर बाद में उसको जो आपका बहुमत होता है दोस्तों, एक प्रभावी बहुमत के माध्यम से उसको पद से हटाया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया है ये चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। देखिएगा दोस्तों, अनुपस्थिति की बात अगर हम करें तो देखिएगा, इसको आप समझिएगा दोस्तों। देखिएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो 10 सदस्य पैनल का एक सदस्य यानी कि 10 सदस्यीय पैनल बनाया जाता है और ये प्राथमिकता के क्रम में होता है दोस्तों। और ये जो पैनल जो 10 सदस्य पैनल बनाया जाता है वो अध्यक्ष ही तैयार करता है। और इसके अंदर जो ये सदस्य हैं, ये सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित होते हैं दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो पैनल है, ये हिंदी या इंग्लिश में ज्ञान नियमावली जानता हो, यानी कि ये कौन बनाएगा, या हिंदी या अंग्रेजी जानने वाला जो है वही ये नियमावली बनाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सभापति, उप सभापति 6 सदस्यीय पैनल यानी कि सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से इनका निर्वाचन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, आगे की बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में जो महासचिव होता है, और उस महासचिव की अगर बात करें तो अभी देखिएगा, लोकसभा का महासचिव यानी कि लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, ये जो महासचिव होता है लोकसभा का। और राज्यसभा का भी महासचिव होता है, वो भी क्या है, वो भी दोस्तों राज्यसभा के सचिवालय के प्रमुख के रूप में काम करता है। तो लोकसभा में एक सेक्रेटरी होता है और एक राज्यसभा के अंदर एक सेक्रेटरी होता है, वो सचिवालय का एक प्रमुख होता है। अगर इन दोनों की हम चर्चा करें तो ये दोनों ही पदाधिकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। लोकसभा का महत्व महासचिव और राज्यसभा का महासचिव क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के नियंत्रण में रहते हैं, यानी कि उनके नियंत्रण में रहकर दोस्तों ये काम करते हैं। कैसे, यानी कि एक तो लोकसभा का अध्यक्ष और एक सभापति ये होता है जो राज्यसभा का, उनके नियंत्रण में। लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा का जो सचिव वो नियंत्रण में रहकर काम करता है, और राज्यसभा के अंदर दोस्तों जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसके नियंत्रण में ये काम करता है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखिएगा। इसका मतलब यह हमने पढ़ा है कि जो पार्लियामेंट में जो पदाधिकारी होते हैं वो पदाधिकारी कितने होते हैं, एक तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति जो पदेन सभापति वो, और राज्यसभा का उपसभापति। इसके साथ ही लोकसभा में एक महासचिव होता है और एक राज्यसभा में महासचिव होता है। लोकसभा का महासचिव जो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके नियंत्रण में काम करता है, और राज्यसभा का जो महासचिव है वो राज्यसभा के जो सचिव वो होता है, राज्यसभा का सचिव वो सभापति के रूप में काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के नियंत्रण में वो काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब दोस्तों अगली बात अपन करें कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ स्पीकर की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति की चर्चा करें तो उनकी पावर की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष की ही शक्ति की बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, अध्यक्ष की क्या कह सकती है उसको देखिएगा।
देखिए दोस्तों, वह सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष है, वो सदन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होता है, उसका संचालन करता है। और प्रक्रिया का संचालन शब्द न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है, यानी कि इस प्रक्रिया का जो संचालन होता है दोस्तों, वो जो न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार होते हैं दोस्तों, यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर कहने का मतलब है न्यायालय का इस पर कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, अगर वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सदन के अंदर जैसे बैठक हो रही है ना, किसी बजट पे या किसी बजट पे, या हम कह सकते हैं कोई विधेयक होता है, उस पर वाद विवाद हो रहा है या चर्चा हो रही है, तो उस समय दोस्तों ये अध्यक्ष क्या करता है कि वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखता है। कैसे? यानी कि एक तो जैसे हम कह सकते हैं, एक तो समझाना होता है, एक मार्शल का प्रयोग करना होता है, एक निलंबन का प्रयोग, इन्हीं के माध्यम से दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष सदन के अंदर व्यवस्था बनाए रखता है। इसलिए देखिए दोस्तों, मार्शल का प्रयोग भी कर सकता है, इसीलिए उसको दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको सदन का पुलिसमैन भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन का पुलिसमैन कहलाता है। ओके, देखिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जैसे हम कहें कि कोई विधेयक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए, धन विधेयक को प्रमाणित करने का काम दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी विधेयक यानी धन विधेयक है, उसको धन विधेयक या उसकी प्रमाणिकता तय करने वाला लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम जो हम पढ़ाएंगे आपको, जो विधेयक होते हैं वो चार प्रकार के जो विधेयक होते हैं, यानी कि धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है ना, और एक विधेयक जैसे है, यानी कि कहने का मतलब चार विधेयकों के बारे में अपन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इन सभी जो विधेयक होते हैं उनमें जो आपका जो धन विधेयक होता है दोस्तों, उस धन विधेयक के बारे में जो उसकी प्रामाणिकता को तय करने वाला दोस्तों, प्रामाणिकता को तय करता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, देखिएगा, जो विधेयक होता है ना, एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है, यानी कि साधारण विधेयक होता है। एक दोस्तों जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। ठीक है, और एक होता है आपका मनी बिल, यानी कि धन विधेयक, और एक दोस्तों फाइनेंस बिल होता है, यानी कि वित्त विधेयक होता है। ये चार प्रकार की जो विधेयक होते हैं दोस्तों, उनको हम अगले वीडियो में बिल्कुल कवर करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो धन विधेयक होता है, उस धन विधेयक के बारे में दोस्तों कौन तय करता है कि ये धन विधेयक है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ये तय करता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, ये तो बात हो गई है। इसके बाद हम देखें कि सभापति के पास यह शक्ति नहीं होती है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सभापति नहीं करता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक के बारे में जो प्रामाणिकता की बात अपन कर रहे थे, वो सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को ही अधिकार है। सभापति यानी कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, यानी कि आर्टिकल 108 के माध्यम से तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो ये भी उसके पास पावर होते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष के पावर की बात अपन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों कि वह दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के माध्यम से, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उपसभापति सदस्यों द्वारा आपस में साधारण बहुमत के द्वारा निर्वाचित करते हैं दोस्तों। ये बात अपन करेंगे, देखें। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो दोस्तों फिर उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर उपसभापति भी नहीं है तो दोस्तों फिर जो जहाँ पर उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनमें से ही साधारण बहुमत के द्वारा निर्वाचित करके उसकी अध्यक्षता करवाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ओके, इसके बाद देखिए, सभापति को अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि सभापति गैर एक सांसद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ तक कह सकते हैं कि जो अध्यक्षता की बात अपन कर रहे हैं दोस्तों, तो अध्यक्षता की बात अपन कर रहे हैं तो उपसभापति भी अध्यक्षता कर सकता है।
बट जो सभापति होता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये सभापति गैर सांसद होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये भारत का उपराष्ट्रपति है, ये पदेन है, इसीलिए ये अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा। एक बात आपको मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, कि ये जो भी मैंने आपको बताया है, कि जैसे मान लेते हैं कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता तो अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, फिर उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो दोस्तों फिर उपसभापति करेगा, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो करेगा। अगर मान लीजिएगा दोस्तों वो भी नहीं है, तो फिर दोस्तों जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी को एक निर्वाचित किया जाता है अध्यक्षता के लिए, और वो भी दोस्तों कैसे, साधारण बहुमत के आधार पर। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभापति को अध्यक्षता का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वह गैर सांसद होता है। ओके, बात करते हैं आगे। वह संसद में मतदान के दौरान प्रथम मत नहीं डालता, लेकिन निर्णायक मत डालता है। दोस्तों जो आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद के अंदर दोस्तों प्रथम मत नहीं डालेगा, यानी कि मतदान नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मत नहीं डालेगा। लेकिन दोस्तों जो कास्टिंग जो वोट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्णायक मत है, वो निर्णायक मत डाल सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों निर्णायक यानी कि कास्टिंग जो वोटिंग वोट होता है वो क्या होता है। यानी कि हम कह सकते हैं भाई किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में कोई मतदानों की संख्या अगर बराबर होती है, तो उस गतिरोध होने पर दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो फिर क्या करेगा, मत डालेगा दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अब इसको हम दोस्तों कास्टिंग जो वोट है यानी कि जो निर्णायक मत है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, निर्णायक मत देखिए क्या होता है दोस्तों, देखिएगा। ओके, 1 मिनट। तो ये निर्णय मत देख लीजिएगा। किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में मतों की संख्या अगर बराबर हो जाती है, तो उनमें गतिरोध को दूर करने के लिए दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो फिर एक निर्णायक मत डालेगा दोस्तों। इसी को हम क्या कहेंगे, निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहते हैं दोस्तों। लेकिन जब स्वयं अध्यक्ष हो, अगर जिस वक्त तो स्वयं अध्यक्ष होने पर वो प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो दोस्तों वो फिर मत डालता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं डालता। क्योंकि जब अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, तो इस समय अध्यक्ष उपस्थित होते हुए भी सदन में अध्यक्षता नहीं कर सकता दोस्तों। अगर स्वयं के बारे में हो तो ऐसे मत नहीं डाल सकता। फिर भी बराबर होने पर दोस्तों उपाध्यक्ष जो कि उस वक्त अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत डाल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सत्र के दौरान अध्यक्ष सदन को स्थगन, यानी कि स्थगन का मतलब समझते हो दोस्तों, यानी कि रोक सकता है, कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है। देखिएगा कब कब, यानी कि एक एक बज से एक बजे 11 बजे से लेकर 1 बजे यानी कि पीएम तक स्थगन होता है। 1 से 2 बजे तक फिर लंच होता है, और 2 से 5 बजे दोस्तों स्थगन किया जाता है। तो दोस्तों जो स्थगन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण स्थगन और एक होता है साइन डाई, यानी कि हम कह सकते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। देखिएगा क्या होता है, या जो साधारण स्थगन होता है वो क्या होता है, इस स्थगन में सदन के पुनः एकत्रित होने का समय और तिथि बता दी जाती है। यानी कि साधारण तो होता है स्थगन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सदन की जो पुनः एकत्रित होने की बात होती है उसमें समय और तिथि बता दी जाए, भाई उस वक्त सदन वापस एकत्रित होगा। लेकिन साइन यानी कि अनिश्चित में क्या होता है कि इसमें पुनः एकत्रित होने का समय और तिथि नहीं बताई जाती, यह अनिश्चित समय के लिए टाल दिया जाता है, यानी स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि साइन डाई कर दिया जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। यानी कि स्थगन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण स्थगन और एक साइन डाई स्थगन होता है वो है। ठीक है, तो एक होता है आपको पता है निर्णायक मत, यानी कि जो कास्टिंग्स वोटिंग है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। थोड़ा सा हम मूल्यांकन कर लेते हैं। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई खास नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए मूल्यांकन क्या होता है। यानी भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्ष नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण है। अब देखिएगा क्यों है पक्षपातपूर्ण, उसको देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों पक्षपात क्यों है ये देख लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष भी क्या करता है, दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, इसलिए ये पक्षपात है। दल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है। पुनः चुनाव जीतने के लिए दल की जरूरत होती है। अध्यक्ष की प्रभावी बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। इसमें सुधार के संबंध विभिन्न ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से कुछ
प्रावधान को अपनाया गया है। क्या प्रावधान को अपनाया गया है दोस्तों? देखिएगा, ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति अगर अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होता है तो वह दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। साथ ही अगले चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल इसके खिलाफ नहीं लड़ता है। साथ ही अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया कठोर बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका मूल्यांकन है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है कि जो लोकसभा के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं उसमें सिर्फ हमने दोस्तों सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ही हमने बात की है। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे इसके अंदर जो प्रोटेम स्पीकर है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, सभापति और उपसभापति जो राज्यसभा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।